तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज की लाइव क्लास को लेकर के आ गया हूँ मैं आप सबके लिए। और आज की लाइव क्लास थोड़ा सा अलग हट करके होने वाली है, क्योंकि हमने थोड़ा सा वेरिएशन किया है आज की लाइव क्लास में। सबसे पहले हम 10 प्रश्नों पर बात करेंगे। भारत की इम्पोर्टेंट नदियों से जुड़े हुए हैं ये प्रश्न। इसके बाद हम बात करेंगे 10 प्रश्नों के बारे में, जो होंगे आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित, जहां पर मैं बात करूंगा हमारे पूरे के पूरे जो आदिवासी विद्रोह रहे हैं उनके बारे में, जिसके बारे में आज मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो कक्षा 8 की इतिहास विषय के एनसीईआरटी के रिव्यू का आपको पेश भी किया था, अपलोड भी कर दिया था। वो लिंक से आपने, उम्मीद कर रहा हूँ, वो वीडियो देख लिया होगा और वो सारे प्रश्न भी कर पाओगे आप। इसके अलावा कल जो हमने 10 प्रश्न सॉल्व किए थे, अभ्यास किया था आधुनिक भारतीय इतिहास का, उसके आगे के 10 प्रश्नों को आज मैं वापस से फिर हल करने के लिए लेकर के आपके लिए आऊँगा। वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे हैं, नदियों से जुड़े हुए, आदिवासियों से जुड़े हुए, फिर आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े। इस प्रकार से कुल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम हल करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। गुड इवनिंग सभी लोगों को, शुभ संध्या सभी लोगों को। आप लोग एकदम बिल्कुल सेट होकर के तन्मयता के साथ बैठ जाइए और एक एक प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, और हर प्रश्न के जवाब को देने में आप बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करिए और पहले जवाब बिल्कुल भी मत दीजिए। वेट कर लीजिए, जब मैं प्रश्न को पढ़ दे रहा हूँ, पढ़ने के बाद मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ, फिर आप आराम से उस जवाब को टाइप कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि पहले आपका जवाब आ जाता है, कमेंट आ जाता है, तो ऐसे में मैं नाम नहीं पढ़ पाता हूँ आपका, कि किसने प्रश्न का जवाब सही दिया है या फिर किसने प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। तो आप लोग, सब लोग, पहले तो सभी लोगों को गुड इवनिंग। लाइव कौन कौन आ गया है फटाफट मुझे बता दीजिए, लाइव कौन कौन लोग आ चुके हैं। और अगर अभी तक आपने लाइव क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाक से लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। बता दीजिए सभी लोगों को जिनके साथ आप, जिनको आप चाहते हैं कि वो लोग भी आपके साथ में लाइव क्लास करें, साथ में प्रश्नों के जवाब दें। तो आप उनको बता दीजिए कि शाम को 7:15 पर डेली लाइव क्लास होती है। आप लिंक सबको शेयर कर दीजिए, जिसको आप शेयर कर सकते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए, फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, सबको लिंक शेयर करके बता दीजिए कि 7:15 पर लाइव क्लास होती है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले प्रश्न के साथ में हम आज की इस लाइव क्लास का आगाज करने जा रहे हैं। तो अब आप कहीं पर भी ध्यान मत दीजिए, लाइव क्लास को शेयर करने पे भी ध्यान मत दीजिए, लाइक करने पे भी ध्यान मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पर ध्यान दीजिए। तो पहले प्रश्न के साथ में हम इसकी शुरुआत करें। आपको मैं पहले बता चुका हूं, जो लोग आज नए लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं उनको मैं बता देना चाह रहा हूं। आपको क्वेश्चन के साथ में ABCD टाइप करना होता है, या फिर आपको पूरा का पूरा जो ऑप्शन होता है, राइट ऑप्शन, वो लिखना होता है, या फिर पहला प्रश्न लिख करके, यानी कि एक लिख करके, या फिर ABCD उसके आगे टाइप कर सकते हैं, जो आपको प्रश्न का जवाब सही लग रहा है। दूसरे क्वेश्चन के साथ में आप दो लिख करके फिर ABCD टाइप करेंगे, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप किस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। और उम्मीद कीजिएगा कि जब मैं प्रश्न और विकल्प दोनों पढ़ करके आपको 10 सेकंड का टाइम दे दूं, तभी प्रश्न के जवाब को आप टाइप कीजिएगा, ताकि मैं आपके नाम को पढ़ सकूं, आपका नाम कमेंट में ज्यादा ऊपर ना जाए। तो ठीक है, पहले प्रश्न के साथ में हम शुरुआत कर रहे हैं। तो पहले प्रश्न के साथ में हम आज की लाइव क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए प्राणहिता, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी पूर्णा, या फिर ऑप्शन डी दामोदर। तो आपको पहले प्रश्न के साथ में ABCD टाइप करना है और आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। प्राणहिता, इंद्रावती, पूर्णा या फिर दामोदर। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में, ABCD टाइप कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दामोदर। दामोदर एक अलग नदी है और इसका गोदावरी नदी के साथ में कोई भी संबंध नहीं है, जबकि प्राणहिता, इंद्रावती और पूर्णा, ये तीनों की तीनों जो नदियां हैं, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हैं। अर्थात जो गोदावरी नदी है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो प्राणहिता, इंद्रावती और पूर्णा। इसके अलावा दो तीन इंपॉर्टेंट नदियां और भी हैं जो आपको याद रखनी है, जो गोदावरी की ही सहायक नदी है। तो प्राणहिता, इंद्रावती, पूर्णा, तो ये तमाम सारी जो है, इसके अलावा वेनगंगा, पेनगंगा, ये दोनों नदियां भी गोदावरी की ही सहायक नदियां हैं। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध लखनऊ शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? हमें उस नदी का नाम बताना है जिसके किनारे लखनऊ शहर अवस्थित है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी, या फिर ऑप्शन डी गंडक नदी। तो ABCD टाइप कर दीजिए दूसरे प्रश्न के साथ में, कि लखनऊ शहर जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में।
तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोमती नदी। जो प्रसिद्ध लखनऊ शहर है हमारा, वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? वो है गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे कौन सा एक प्रसिद्ध शहर है? वो है हमारा कानपुर। इसके अलावा यमुना नदी के किनारे अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में है आगरा, इसके अलावा है दिल्ली। और गोमती नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध शहर है? तो वो है हमारा लखनऊ शहर, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। देख लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। हमारा तीसरा प्रश्न है, गोमती नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो तीसरा प्रश्न है हमारा वो ये है कि गोमती जो है वो किस स्थान से निकलती है? गोमती नदी का उद्गम स्थान जो है वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए है पीलीभीत, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है बैतूल, या फिर ऑप्शन डी है अमरकंटक। तो हमें बताना है कि निम्न में से किस स्थान से गोमती नदी निकलती है? पीलीभीत, लखनऊ, बैतूल या फिर अमरकंटक। तो हमें बताना है कि गोमती नदी किस स्थान से निकलती है। फुलहर झील है, उस फुलहर झील से निकलती है। आपको बताना है वो झील कहाँ पर है। तो 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। तीसरे प्रश्न के साथ में ABCD आप टाइप कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पीलीभीत। पीलीभीत के पास में ही फुलहर झील है, जहां से गोमती नदी निकलती है। तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? पीलीभीत में है, फुलहर झील से। और ये जो प्रसिद्ध लखनऊ शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो वो गोमती नदी के किनारे ही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सोन नदी निम्न में से किस स्थान से निकलती है? तो भारत की नदियों से जुड़े हुए सारे के सारे पहले 10 प्रश्न होंगे। इनमें चौथा प्रश्न हमारा है कि सोन नदी जो है वो उसका उद्गम स्थल कहाँ पर से है? किस राज्य में, कौन सा वो स्थान है? राज्य मैं बता दूंगा आपको। आपको पहले वो स्थान बताना है जहां से सोन नदी का उद्गम है। ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी गोमतताल, ऑप्शन सी मेपचांचुगो, या फिर ऑप्शन डी गोमुख। तो आपको बताना है कि सोन नदी किस स्थान से निकलती है। चौथे प्रश्न के साथ में ABCD टाइप कर दीजिए और हमें बताइए कि सोन नदी निम्न में से किस स्थान से निकलती है। आपको याद रखना है, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक के लिए बता सकता हूँ इजी करने के लिए, कि वो स्थान जो है, वो स्थान कई नदियों के उद्गम के लिए जाना जाता है। और वहां से एक पंखे की आकृति भी बनती है जहां से 3 दिशाओं में नदियां निकलती हैं उसके आसपास से। वो एक ऐसा स्थान है, इंपॉर्टेंट एक जगह है। और अगर राज्य की हम बात कर लें तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ आपके सही ऑप्शन देने के बाद में। तो चौथे प्रश्न के साथ में ABCD टाइप कर दीजिए। 10 सेकंड का है टाइम आपके पास में। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही सही जवाब काफी सारे लोगों ने दिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अमरकंटक। तो अमरकंटक ही वो स्थान है जहां से क्या है कि 3 नदियां अमरकंटक के पास से निकलती हैं। और सोन नदी जो है वो कहां से निकलती है? वो अमरकंटक से ही निकलती है। तो अमरकंटक हमारा कहां पर है? अमरकंटक है हमारा मध्य प्रदेश में, MP में। तो सोन नदी का उद्गम स्थल है MP से। और MP में किस स्थान से? तो उस स्थान का नाम है अमरकंटक। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अमरकंटक। सोन नदी किस स्थान से निकलती है? वो है अमरकंटक। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, अमरावती किसकी सहायक नदी है? मैं कुछ और सहायक नदियों के नाम बता दूंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। पहले ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है कावेरी नदी, ऑप्शन सी है महानदी, या फिर ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो आपको बताना है अमरावती किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, कावेरी, महानदी या फिर गोदावरी। अमरावती के अलावा कबीनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोक पावनी, ये तमाम सारी उसकी सहायक नदियां हैं। तो आपको बताना है कि अमरावती किसकी सहायक नदी है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। पांचवें प्रश्न के साथ में A, B, C या फिर D टाइप कर दीजिए। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कावेरी। कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? वो है अमरावती। अमरावती के अलावा लक्ष्मण तीर्थ, लोक पावनी, कबीनी, भवानी, ये जो तमाम सारी नदियां हैं ये भी कावेरी की ही सहायक नदियां हैं। तो अमरावती किसकी सहायक नदी है? वो है कावेरी की। और अमरावती अभी नई नई राजधानी भी बना दी गई है। कहाँ की? तो आंध्र प्रदेश की। क्योंकि जब से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन हुआ तब से हैदराबाद किसकी राजधानी हो गया? तेलंगाना की। अब देख लेते हैं अपने छठे प्रश्न के बारे में। छठे प्रश्न का जो छठा प्रश्न है हमारा वो क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक हिमालयी नदी है? तो नहीं है, सॉरी। तो निम्नलिखित में कौन सी एक जो नदी है वो हिमालयी नदी नहीं है? तो छठवां प्रश्न हमारा कह रहा है कि इसमें हमने 4 नदियां आपको बताएं। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी नदी है जो हिमालयी नदी नहीं है। ऑप्शन ए गंगा,
ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या फिर ऑप्शन डी नर्मदा। दोस्तों जब भी हम नदियों का अध्ययन करते हैं तो उनको प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालयी भारत की नदियां में बांट देते हैं। मैं नदियों के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अभी कल ही एक दो लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि नदियों और सहायक नदियों के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं एकदम भारत की नदियों के ऊपर बांट करके वैसे ही क्लासीफाई करके पूरा वीडियो बनाऊंगा। आज आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी एक हिमालयी नदी नहीं है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। छठे प्रश्न का जवाब किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, पढ़ करके जवाब दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन ये है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास में है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी नर्मदा। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? जिस प्रकार सोन अमरकंटक से निकलती है वैसे नर्मदा भी अमरकंटक से ही निकलती है। नर्मदा का भी उद्गम कहां से होता है? तो अमरकंटक से ही होता है। और ये हिमालयी नदी नहीं है बल्कि ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, मध्य भारत से निकलती है। तो इसलिए ये जो नदी है ये हिमालयी नदी नहीं है। जबकि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये तीनों की तीनों जो नदियां हैं ये हिमालयी नदियां हैं, क्योंकि इनका उद्गम हिमालय में ही ग्लेशियर से होता है। देख लेते हैं सातवें प्रश्न को। हमारा सातवां प्रश्न है, शिव समुद्रम झरना निम्न में से किस नदी पर है? ये प्रश्न भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। नदियों का नाम आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन इतने ट्रिकी नहीं है। क्वेश्चन तो टफ हो सकता था लेकिन ऑप्शन इतने इजी हैं नदियों के हिसाब से, तो हम आसानी से बता सकते हैं। सातवें प्रश्न के साथ में ABCD टाइप करना है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी चिनाब नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। हमें बताना है कि जो शिव समुद्रम झरना है वो किस नदी पर अवस्थित है, महानदी, चेनाब, कावेरी या फिर कृष्णा। तो फटाफट आप ऑप्शन टाइप करके बताइए कि जो शिव समुद्रम झरना है वो कहां पर है। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास में। ABCD टाइप कर दीजिए सातवें प्रश्न के साथ में। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कावेरी। जो शिव समुद्रम झरना है वो किस नदी पर अवस्थित है? तो वो है कावेरी नदी पर। तो शिव समुद्रम झरने का संबंध किसके साथ में? कावेरी नदी के साथ में। सातवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कावेरी नदी। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो जिन लोगों के प्रश्नों के जवाब सही हो रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों के प्रश्नों के जवाब, एक आधे प्रश्नों के जवाब गलत हुए हैं, वो लोग थोड़ा सा और गहराई से सोच करके जवाब देने का प्रयास करें। कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां से, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारा महाबलेश्वर, ऑप्शन बी है हमारा अमरकंटक, ऑप्शन सी है हमारा बैतूल और ऑप्शन डी है हमारा मानसरोवर। तो आपको ये बताना है कि कृष्णा नदी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से, अमरकंटक से, बैतूल से या फिर मानसरोवर से। आप किसी का भी जवाब गलत नहीं होना चाहिए। आठवें प्रश्न के साथ में ABCD टाइप कर दीजिए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल बताना है। भारत की नदियों से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी कहां पर निकलती है? तो वो निकलती है महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां से? महाबलेश्वर से। तो आठवें प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर से। देख लेते हैं अपने नवे प्रश्न को। हमारा नवा प्रश्न है, निम्न में से कौन गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? इन ऑप्शंस के हिसाब से आपको बताना है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। नवा प्रश्न है हमारा। ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी यमुना या फिर ऑप्शन डी कोसी। तो हमें बताना है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। अलकनंदा, रामगंगा, यमुना या फिर कोसी। 9 प्रश्न के साथ में ABCD टाइप कर दीजिए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यमुना। तो जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी वो कौन सी है? वो है यमुना नदी। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट ऑप्शन क्वेश्चन 9 का। अब देख लेते हैं 10वां और अंतिम प्रश्न जो नदियों से जुड़ा हुआ है हमारा। वो क्या है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है वो कौन सी है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी या फिर ऑप्शन डी ताप्ती नदी। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। 10 के साथ में
ABCD टाइप कर दीजिए। 10वें प्रश्न में 10 सेकंड का टाइम है, ABCD टाइप कर दीजिए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर ताप्ती? तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी नदी जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी का महत्व, वैसे दक्षिण भारत में गोदावरी नदी का महत्व, और ये साउथ इंडिया की दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है कौन? गोदावरी नदी। तो ये थे हमारे पहले 10 प्रश्न जो हम भारत की नदियों से रिलेटेड थे। अब हम देखेंगे आदिवासियों से जुड़े हुए प्रश्न, आदिवासी विद्रोह से जुड़े हुए प्रश्न जिनका आधुनिक भारत से संबंध है। इसके बाद में फिर हम बात करेंगे 10 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो प्रीवियस ईयर से मैंने उठाए हैं, जो पूछे गए हैं पूरे के पूरे कहां पर? आधुनिक भारतीय इतिहास के सेक्शन से। पहला क्वेश्चन है, किस आदिवासी नेता के बारे में कहा जाता है कि उसके पास में दिव्य शक्तियां थी और उन्हें भगवान के रूप में भी पूजा जाता था? तो एक आदिवासी नेता ऐसा था जिसके बारे में आदिवासी मानते थे कि उनके पास में तमाम सारी दिव्य शक्तियां हैं और इन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता था। ऑप्शन ए है नरोई संथाल, ऑप्शन बी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी है घनश्याम दास या फिर ऑप्शन डी है बिश्नोई उरांव। तो हमें बताना है कि कौन सा आदिवासी नेता था जिसे भगवान के रूप में पूजा जाता था आदिवासियों में और ये माना जाता था कि उसके पास में दिव्य शक्तियां हैं। नरोई संथाल, बिरसा मुंडा, घनश्याम दास या फिर बिश्नोई उरांव। एक लिख करके याद रखिएगा, एक लिख करके यहां से फिर से आपको क्या करना है? टाइप करना है, ABCD ऑप्शन को टाइप करना है। पहला क्वेश्चन यहां से आपको याद रखना है, पहला प्रश्न है जिसके साथ में आपको एक लिख करके A B C या फिर D टाइप करना है। नरोई संथाल, बिरसा मुंडा, घनश्याम दास या फिर बिश्नोई उरांव। ABCD टाइप करना है या फिर आप नाम लिख पाए, ऑप्शन का राइट ऑप्शन लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है। पहले प्रश्न के साथ में 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में बताने के लिए। तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही जवाब। क्या है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के बारे में माना जाता था कि उनके पास में दिव्य शक्तियां हैं और उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता था, उन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता था। तो बिरसा मुंडा जो थे, इनके पास में दिव्य शक्तियां हैं ऐसा मानते थे आदिवासी लोग। तो पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा। तमाम सारे लोगों को शुभकामनाएं जिन्होंने इस प्रश्न का सही जवाब दिया और पिछले प्रश्नों के भी सही जवाब दिए हुए हैं। अब बात करते हैं आगे, आदिवासी किसके लिए दिकु शब्द का उपयोग करते थे? तो हमें बताना है कि जो दिकु शब्द है, आदिवासी इसका उपयोग किसके लिए करते थे? ऑप्शन ए जमींदारों के लिए, दूसरा प्रश्न है हमारा। ऑप्शन ए जमींदारों के लिए, ऑप्शन बी अंग्रेजों के लिए, ऑप्शन सी उत्तर भारतीयों के लिए या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है आदिवासी किसके लिए दिकु शब्द का उपयोग करते थे। यदि आपने मॉर्निंग वाला वीडियो देखा होगा एनसीईआरटी रिव्यू का, तो आप ये जो प्रश्न है सारे के सारे, इनमें से आपका कोई भी प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि ये सारे प्रश्न मैंने उसी वीडियो से उठाए जो हमने एनसीईआरटी रिव्यू किया था मॉर्निंग में। दोस्तों अगर जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग मॉर्निंग में कोशिश करते हैं डेली के डले, जिस दिन स्पेशल वीडियो नहीं आता है उस दिन हम एक वीडियो पोस्ट करते हैं एनसीईआरटी रिव्यू का, जहां पर हम क्लास वाइज एनसीईआरटी का रिव्यू कर रहे हैं। कक्षा 7, 8, 9 की रिव्यू हो चुकी है भूगोल विषय में, कक्षा 6 और 7 का रिव्यू हो चुका है इतिहास विषय में, 8 की एनसीईआरटी का रिव्यू हम कर रहे हैं जिसमें चौथे चैप्टर से जुड़े हुए ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आप तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और यूट्यूब, जहाँ पर आप इस लाइव क्लास को देख रहे हैं, इन तमाम सारी जगहों से आप जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो भी आप ग्रुप से जुड़ करके, लिंक को वहाँ पे मैं डेली लिंक पोस्ट कर देता हूँ, तो आप वहाँ से आकर के इस लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। 7:15 पर लाइव क्लास डेली होती है। जो लोग जानते हैं वो लोग सारे के सारे लोग जुड़ चुके हैं और जवाब प्रश्नों के दे भी रहे हैं। तो फटाफट अब हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। अभी हमें इस प्रश्न के सही जवाब को हम देख लेते हैं। आदिवासी दिकु शब्द का उपयोग किसके लिए किया करते थे? तो 10 सेकंड का टाइम हो गया, काफी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दे भी दिया है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है, वो क्या है? अंग्रेजों के लिए। तो आदिवासी जो दिकु शब्द था उसका उपयोग किसके लिए करते थे? अंग्रेजों के लिए करते थे। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंग्रेजों के लिए। तो दिकु शब्द का उपयोग आदिवासी किसके लिए करते थे? अंग्रेजों के लिए। देख लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। ये हमारा तीसरा प्रश्न है, चलवासी समुदाय कौन सी खेती करते थे? एक सेकंड के लिए रुक जाइएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं तो आप समझ जाएंगे। चलवासी शब्द यहां पर उनके लिए यूज किया गया है जो एक जगह पर ना रह करके इधर उधर घूम घूम करके खेती करते थे, उनके लिए चलवासी समुदाय यूज किया गया है शब्द यहां पर। अब आपको बताना है चलवासी समुदाय कौन सी खेती किया करते थे। ऑप्शन ए सीढ़ी नुमा खेती, ऑप्शन बी झूम खेती,
ऑप्शन सी मिल्पा खेती या फिर ऑप्शन डी दीपा की खेती। तो आपको बताना है कि वो खेती कौन सी थी, सीढ़ीनुमा खेती थी, झूम खेती थी, मिल्पा खेती थी या फिर दीपा खेती थी। तीसरे के साथ में ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी है इस प्रश्न का राइट आंसर। क्या है? झूम की खेती। बी है इस प्रश्न का राइट ऑप्शन। जो चलवासी समुदाय थे वो किसकी खेती, कौन सी खेती क्या करते थे? वो क्या करते थे? झूम खेती दोस्तों। इसे स्थानांतरी खेती भी कहा जाता है। यद्यपि मिल्पा और दीपा झूम खेती के ही नाम हैं, परंतु चलवासी समुदाय जिस खेती का उपयोग क्या करते थे वो झूम की खेती थी। और मिल्पा और दीपा ही अलग अलग देशों में मिल्पा और दीपा शब्द का उपयोग किया जाता है इसी झूम खेती के लिए। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, झूम की खेती। चलवासी समुदाय, आदिवासी समुदाय जो था, जो इधर उधर भटकता रहता था, वो कौन सी खेती करता था? झूम खेती करता था। झूम खेती में दोस्तों होता क्या, इसे काटो और जलाओ खेती भी कहा जाता था, तो कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जमीन होती है, जो जंगल होते हैं, उनको जंगलों को काट करके साफ किया जाता है, फिर वहां पर उन पत्तों में आग लगा दी जाती है, और आग लगाने के बाद में जो वहाँ जो राख बचती है वहां पर बीजों को बो दिया जाता है, और 3 से 4 साल तक वहां पर खेती की जाती है। फिर जब वो जमीन उपजाऊ नहीं बचती है तो वो लोग उस जमीन को छोड़ देते हैं और वापस कहीं और जाकर के इसी प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कहती कहलाती है झूम की खेती। अगला प्रश्न है हमारा, मुंडा, संथाल और उरांव कहाँ की जनजातियां हैं? तो आपको उस स्टेट का नाम लिखना है जहां की जनजातियां कौन कौन सी हैं। मुंडा, संथाल, उरांव, ये सारी की सारी जनजातियां हैं कहां पर, बेसिकली कहां की जनजातियां हैं। यद्यपि इन जो ऑप्शन दिए गए हैं काफी क्लोज ऑप्शन है, तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर ये जनजातियां पाई जाती हैं कॉमन रूप से, लेकिन बेसिकली ये जनजातियां कहां की हैं? मुंडा, संथाल और उरांव। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी राजस्थान। आपको बताना है मुंडा, संथाल और उरांव कहाँ की जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान। ए बी सी डी टाइप कर दीजिए। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब है झारखंड। मुंडा, संथाल और उरांव कहाँ की जनजातियां हैं? तो ये सारी की सारी जो जनजातियां हैं वो कहाँ की हैं? झारखंड की हैं। झारखंड में मुंडा स्थानीय रूप से झारखंड में ही पाए जाते थे, और जो बिरसा मुंडा थे जिन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता था, उनका भी संबंध कहाँ से? तो उनका भी संबंध झारखंड से ही है। अब बात करते हैं मारा इरूला कहाँ की जनजाति है। मारा इरूला जो जनजाति है वो कहाँ की है, हमें उस राज्य का नाम बताना है। तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की या फिर केरल की। ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब, या फिर स्टेट का नाम ही सीधे लिख दीजिए कि मारा इरूला कहाँ की जनजाति है। मारा इरूला कहाँ की जनजाति है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर केरल। ए बी सी डी टाइप कर दीजिए। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। तो बिल्कुल सही बात है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। मारा इरुला कहाँ की जनजाति है? ये जनजाति है केरल की। इसके अलावा नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर एक टोडा जनजाति भी पाई जाती है। मारा इरुला जनजाति कहाँ की है? वो है स्थानीय रूप से केरल की जनजाति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सोंगमा संगमा कहाँ के आदिवासी नेता थे? दोस्तों, सोंगम संगमा कहाँ के आदिवासी नेता थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए असम के, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश के, ऑप्शन सी नागालैंड के या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के। तो आप बताइए, असम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर उत्तर प्रदेश, कहाँ के थे सोंगम संगमा आदिवासी नेता? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। ए बी सी डी टाइप कर दीजिए। सोंगम संगमा कहाँ के आदिवासी नेता थे? असम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर उत्तर प्रदेश। बताइए, स्टेट का नाम टाइप कीजिए फटाफट। असम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर उत्तर प्रदेश। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। सोंगम संगमा कहाँ के आदिवासी नेता थे? तो सोंगम संगमा असम के आदिवासी नेता थे। दोस्तों, पीए संगमा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी रहते, अगर आपको याद होगा पिछले वर्षों का कुछ, अगर आपने करंट अफेयर देखा होगा तो कुछ साल पहले जो संगमा थे, वो पीए संगमा साहब, वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी रहे थे। तो यहाँ पर जो सोंगम संगमा है, ये कहाँ के आदिवासी नेता थे? ये नेता थे हमारे असम के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1855 में
किसने विद्रोह किया था? एक आदिवासी विद्रोह है, एक इंपॉर्टेंट आदिवासी विद्रोह है जो हमें बताना है। 1855 में किस आदिवासी समुदाय था जिसने विद्रोह कर दिया था? ऑप्शन ए मुंडा जनजाति ने, ऑप्शन बी उरांव जनजाति ने, ऑप्शन सी संथाल जनजाति ने, या फिर ऑप्शन डी भील जनजाति ने। तो कौन सी वो जनजाति थी जिसने 1855 में विद्रोह कर दिया था? इसके बाद में 1857 का विद्रोह भी हमें देखने को मिलता है। हमें बताना है 1855 का विद्रोह किस जनजाति समुदाय ने किया था? मुंडा जनजाति ने, उरांव जनजाति ने, संथाल जनजाति ने, या फिर भील जनजाति ने। देखते हैं कौन कौन से वो लोग हैं जिनका ये प्रश्न सही हो पाता है। जिसने ये वीडियो देखा होगा वो डेफिनेटली इस प्रश्न को सही कर सकता है। इसके अलावा जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा उनमें से देखते हैं कौन कौन लोग इस प्रश्न के जवाब को सही कर पाते हैं। 1855 का विद्रोह किस जनजाति ने किया था? मुंडा जनजाति ने, उरांव जनजाति ने, संथाल जनजाति ने, या फिर भील जनजाति ने। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संथाल जनजाति के लोगों ने। जो 1855 में विद्रोह था वो किसने किया था? वो किया था संथाल जनजाति के लोगों ने। तो 1855 का विद्रोह किससे संबंधित है? वो है संथाल जनजाति के लोगों से संबंधित। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संथाल जनजाति। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। जो सारे के सारे अब प्रश्न होंगे वो होंगे आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित। तो चलिए देखते हैं क्या है आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ हमारा पहला प्रश्न। इस पूरी सीरीज के 10 प्रश्न हम पहले कर चुके हैं सॉल्व। अब 11वें प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारतीय सीरीज को। तो 11 लिख करके फिर आपको ए बी सी डी टाइप करना है, 11 लिख करके फिर आपको ए बी सी डी टाइप करना है और बताना है 10 प्रश्न हम कल के वीडियो में, कल की लाइव क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं। आज 11वें प्रश्न के साथ में हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की इस पूरी श्रृंखला को, जिसमें हम तमाम सारे जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास करेंगे। मैंने टारगेट रखा है कि करीब करीब आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े हुए जो 10,000 प्रश्न हैं उनका हम अभ्यास कर लें। तो 11वें प्रश्न के साथ में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज इस लाइव क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए एमसीक्यूज के बारे में। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? हमें बताना है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के कुछ वर्षों बाद में फिर बक्सर का युद्ध होता है जिसमें प्लासी की संधि होती है। ये सब मैं आपको बिल्कुल पूरा इंडिकेट करने के लिए बता रहा हूं। तो अब आपसे अंदाजा लगाइए यहाँ पर कि बक्सर की लड़ाई किसके साथ में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा में। तो चूंकि ये बंगाल के नवाब के नाम यहाँ पर चारों जो ऑप्शन है वहां पर बंगाल के नवाब लिखे गए हैं। ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी शहादत अली खान द्वितीय, ऑप्शन सी अली वर्दी खां, या फिर ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। बहुत इजी ऑप्शन है, बहुत इजी क्वेश्चन बन गया है ऑप्शंस की वजह से। आपको बताना है बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? 3 लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था, जिसमें एक तो जो था वो बंगाल का अपदस्थ नवाब था जिसका नाम यहाँ चारों ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा दूसरे जो थे वो अवध के नवाब थे जिनका नाम था सुजाउद्दौला। और इसके अलावा जो दिल्ली का बादशाह था, जो दिल्ली का तत्कालीन बादशाह था वो था शाह आलम द्वितीय। इन 3 लोगों की सेनाओं ने इसमें भाग लिया था। आपको ए बी सी या फिर डी टाइप करना है 11 के साथ में और बताना है बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मीर कासिम। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए मीर कासिम। जो बक्सर की लड़ाई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो वो लड़ी गई थी मीर कासिम के साथ में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मीर कासिम। अब देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो हमें बताना है कि जो भारतीय शिक्षा है इसका मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो हमें बताना है कि किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन ए वुड डिस्पैच, ऑप्शन बी सेडलर आयोग, ऑप्शन सी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, या फिर ऑप्शन डी रेले आयोग। तो वुड डिस्पैच, सेडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 या फिर रेले आयोग, इसमें से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है आपको ये बताना है। तो 12 लिख करके फिर आप ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वुड डिस्पैच। तो जो वुड डिस्पैच है इसे भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए 12 के साथ में ए। तो यहाँ पर वुड डिस्पैच जो है वो क्या है? सही ऑप्शन है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वुड डिस्पैच को। देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को।
तो अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम अर्थात जो आर्म्स एक्ट है वो किस वाइसराय के द्वारा पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट अर्थात शस्त्र अधिनियम किस वाइसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो 13 के साथ में आपको ए बी सी या फिर डी टाइप करना है। ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। आपको बताना है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। 13 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किए गए थे? तो वो पारित किए गए लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन 1786 से 1876 से 1880 के मध्य में भारत के वाइसराय थे और 1876 से 1878 के जो अकाल था उसको सही ढंग से न संभाल पाने के कारण उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। किसकी? लॉर्ड लिटन की। और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है और जो शस्त्र अधिनियम है 1878, इन दोनों को किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने ही पारित किया था। तो 13वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम इन्हीं के द्वारा पारित किया गया था। इसके अलावा ये जब भारत के वायसराय रहे थे तो जो 1876 और 78 के मध्य में अकाल पड़ा था, इसका सही ढंग से इन्होंने निपटारा नहीं किया था, इसीलिए इनकी कड़ी आलोचना भी की गई थी। 14वें प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? ये प्रश्न कई बार घुमा फिरा करके पूछा गया। आपको बताना है कि वो वायसराय कौन था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान में ही कर दी गई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो। जनसंख्या जो जनगणना है उस जनगणना से इनका थोड़ा सा संबंध है, ये मैं आपको क्लू दे दे रहा हूं। ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान में कर दी गई थी? 14वें प्रश्न के साथ में आपको एबीसीडी टाइप करके बताना है कि कौन सा वायसराय था जिसके शासन काल के दौरान में ही, कार्यकाल के दौरान में उसकी हत्या कर दी गई थी। 10 सेकंड का टाइम है। ए बी सी या फिर डी, मेयो, लिटन, डलहौजी या फिर हार्डिंग, आप टाइप कर दीजिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो। लॉर्ड वायसराय जो लॉर्ड मेयो थे ये भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या इनके कार्यकाल के दौरान में कर दी गई थी। 1872 में जब ये अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में निरीक्षण के दौरान गए थे, वहीं पर एक पठान ने इनकी हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। और लॉर्ड मेयो की हत्या कहां पर की गई थी? अंडमान द्वीप में 1872 में जब ये पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण के लिए गए थे, वहीं पर एक पठान ने इनकी हत्या कर दी थी। तो कौन सा वायसराय था? लॉर्ड मेयो था जिसकी हत्या उसके शासनकाल के दौरान में ही कर दी गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो हमें यह बताना है हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था। लेकिन इस प्रश्न की खास बात यह है कि इसमें लॉर्ड रिपन लिख दिया गया है, जो एक दूसरा नया प्रश्न बन सकता है। तो हंटर आयोग का गठन किया किसने था? तो हंटर आयोग का गठन किया था लॉर्ड रिपन ने। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहां पर इस प्रश्न का जवाब दे दिया गया है और आपसे यह पूछा गया कि हंटर आयोग का गठन किया किस लिए गया था। ऑप्शन ए आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, ऑप्शन बी भारत में शिक्षा सुधार के लिए, ऑप्शन सी उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था। आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, ऑप्शन बी भारत में शिक्षा के सुधार के लिए, ऑप्शन सी उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 के साथ में आप ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए आराम से पढ़ करके और सुन करके। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षा सुधार के लिए। हंटर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा में सुधार के लिए है। दोस्तों इसके लिए मैं एक फनी ट्रिक हमेशा यूज करता हूं
कि जब कभी भी कोई पढ़ता नहीं है मन लगा करके, तो उसको हंटर से मारना चाहिए, या हंटर से मार खाने के बाद में ही आदमी का पढ़ने में मन लगता है। तो ये सबसे फनी ट्रिक आप बना सकते हैं कि हंटर से मार खा के ही आदमी पढ़ता है। तो ऐसे में आपको याद रहेगा कि हंटर आयोग का संबंध किससे था, वो था भारत में शिक्षा सुधार के लिए। तो भारत में शिक्षा सुधार के लिए, और इसका गठन किसने किया था, इसका गठन किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के जो ये थे सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। तो सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, और गठन किया किसने था, लॉर्ड रिपन साहब ने किया था। कब किया था, तो 3 फरवरी 1882 को किया था। ऑर्डर में भी कभी पूछ सकता है कि हंटर शिक्षा आयोग, ये आयोग, ये आयोग, ये आयोग, इस प्रकार से, और ईयर दे देगा दूसरी तरफ, और आपको मैच करना होगा, या फिर आपको ऑर्डर में लगाना होगा कि कौन सा आयोग पहले आया था, कौन सा आयोग बाद में आया था। इसलिए आपको ईयर याद होना बहुत जरूरी है। 1882, 1882, 1882 हंटर शिक्षा आयोग किसके लिए था, भारत में शिक्षा सुधार के लिए, और प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों के लिए इन्होंने जो है कई सारे महत्वपूर्ण सुधार जो है सुझाव सुझाए थे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। तो भारतीय टंकण कागजी मुद्रा किस वायसराय ने पारित किया। तो जो भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम था, ये किस वायसराय ने पारित किया। तो हमें यहाँ पर बताना है। हमारे पास में 4 ऑप्शन है, फटाफट देख लेते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड हर्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो ABCD टाइप कर दीजिए, मिंटो, हर्डिंग, कर्जन या फिर डफरिन। किसने भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम को पारित किया था, वो वायसराय कौन सा था। मिंटो, हर्डिंग, कर्जन या फिर डफरिन। ABCD टाइप करते हुए चले जाइए 16 के साथ में। 10 सेकंड का आपके पास में टाइम है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न के सही जवाब को हम फटाफट देख लेते हैं। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने जो है वो कौन सा अधिनियम इनके समय में पारित किया गया था, वो था भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम। कागजी मुद्रा अधिनियम किसके समय में पास किया गया था, वो था लॉर्ड कर्जन के समय में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 16वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था, और इन्होंने ही भारतीय टंकण व जो कागजी मुद्रा अधिनियम था 1899 उसको पारित किया था, और भारत में जो स्वर्ण मानक थी उसको शुरुआत की गई थी यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के समय में। तो भारतीय टंकण मुद्रा अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय में। 16वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। हमारे 17वां प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है। दोस्तों, मैकियावेली, मराठा मैकियावेली किसे कहा जाता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। हमारे ऑप्शंस जो दिए गए हैं, फटाफट हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए नाना फडणवीस, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी नारायण राव बाजीराव, या फिर ऑप्शन डी संभाजी। नानाजी फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव बाजीराव या फिर संभाजी। किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है। 17वें प्रश्न के साथ में ABCD टाइप करना है। 10 सेकंड का आपके पास में टाइम है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न के सही जवाब को हम देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को दोस्तों मराठा मैकियावेली कहा जाता है। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपियों द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली, जो सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ थे निकोलो मैकियावेली, इनके आधारित नाम पर इन्हें इसकी जो उपाधि थी वो दी हुई थी। इनको ऐसा कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था मराठा मैकियावेली, नाना फडणवीस को। तो ऑप्शन ए है 17वें प्रश्न का सही जवाब, नाना फडणवीस। और जो इतालवी कूटनीतिज्ञ थे निकोलो मैकियावेली, उनके उनकी तर्ज पर इन्हें यहाँ पर भारत में मराठा मैकियावेली कहा जाता था, नाना फडणवीस को। 18वें प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। ये 18वें प्रश्न के बारे में कल मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, मामाश्री, इसका संबंध उसी से है। और 18वां प्रश्न है क्या हमारा, कि श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, कल हमने सालबाई की संधि के बारे में बात की थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, या फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आपको बताना है किससे श्रीरंगपट्टनम की संधि का जो संबंध है वो जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। 18 के साथ में ABCD टाइप कर दीजिए। एक ट्रिक है मामाश्री, अभी मैं आपको फिर से बता दूंगा, पहले आप इस प्रश्न का ऑप्शन टिक कर दीजिए।
तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब फटाफट हम देख लेते हैं पहले, फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध था, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था। उसमें क्या हुई थी, जो 18 मार्च 1772 के बाद में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। इस संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का जो प्रतिनिधि था, मराठा साम्राज्य के जो प्रतिनिधि थे, मैसूर का शासक जो टीपू सुल्तान था, इन तमाम लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों मामाश्री आपको इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है उसमें जो हमारी संधि हुई है, वो हमारी संधि हुई है कहाँ की, मैसूर की संधि। और दूसरा जो हमारा हुआ है युद्ध, उसके बाद में क्या हुए, वहां पर किसकी संधि हुई है, तो वहां पर हुई है मद्रास की संधि। और इसके बाद में जो तीसरा युद्ध हुआ वहां पर हुई है श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऐसे में आप मामा श्री से एक ट्रिक बना सकते हैं, तो मद्रास मैसूर, मद्रास मैसूर, मैसूर मद्रास, और फिर आपको श्रीरंगपट्टनम हमेशा आपको याद रहेगा। तो मद्रास की संधि, मैसूर की संधि, फिर मद्रास की संधि, और फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो इस प्रकार से आपको ये जो चीजें हैं ये याद रहेंगी। अब आपको अगले प्रश्न की तरफ हम ले चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूना समझौते का जो संदर्भ है उसमें से कौन सा जो कथन है वो इसमें से असत्य है। तो पूना समझौता जो हुआ था, इसके संदर्भ में कौन सा एक कथन है जो ठीक नहीं है। आपको इस प्रश्न का जवाब देना है कि पूना समझौते के संबंध में कि कौन सा जो कथन है वो असत्य है। आप फटाफट देख लेते हैं क्या है। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच में हुआ था, ऑप्शन ए। इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया था, ऑप्शन बी। प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग की सीटें आरक्षित की गई थी, ऑप्शन सी। इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया था, ऑप्शन डी। आप पढ़ लीजिए एक बार इस प्रश्न को ध्यान से, फिर इस प्रश्न का जवाब कीजिए कि पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन है जो वो सही नहीं है। एबीसीडी ऑप्शन टाइप कर दीजिए फटाफट 19 लिख करके। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप फटाफट कमेंट कर दीजिए 19वें प्रश्न का, और फटाफट बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। पूना समझौते के संबंध में कौन सा एक कथन गलत है, तो वो कथन गलत है कि जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था, ये कथन असत्य है। जबकि पूना समझौता किसके मध्य में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। जो पूना समझौता था वो किसके किसके बीच में हुआ था, तो वो हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता। इसलिए जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर वाला कथन गलत है। इसके तहत संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया गया था, सही है। प्रांतीय विधान पालिकाओं ने वंचित वर्ग की सीटों को आरक्षित किया था, सही है। और सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया था, सही है। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, ना कि जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच में। तो ये प्रश्न का सही जवाब, 19वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। दोस्तों पिछले प्रश्न के संबंध में जो मैंने ट्रिक बताई थी उसमें छोटा सा एक करेक्शन है। वहां पर मैंने जो मद्रास शब्द का उपयोग किया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जहां पर मैंने मैसूर शब्द का उपयोग किया वहां पर आपको मैंगलोर याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है, मैंगलोर याद रखना है। मैंगलोर, मद्रास और फिर श्रीरंगपट्टनम, ये तीन संधियां हुई हैं। इसकी ट्रिक है मामा श्री, जिसमें आपको याद रखना है मैंगलोर, मद्रास और श्रीरंगपट्टनम। वहां पर मैंने भूल से या मुझे ध्यान नहीं रहा है, ऐसे में मैंने जो मैसूर शब्द है वो यूज कर दिया है, लेकिन मैसूर वहां पर आपको न याद रखे, आपको याद रखना है मैंगलोर। तो मैंगलोर की पहली संधि हुई है, फिर दूसरी जो हमारी संधि हुई है वो हमारी हुई है मद्रास की, और तीसरी संधि जो हुई है वो हुई है श्रीरंगपट्टनम। फिर चौथी संधि में जो चौथा युद्ध हुआ है उसमें पूरी तरीके से टीपू सुल्तान पराजित हो जाता है 1799 में। तो 1775 से 82, फिर 1790 से 92 और फिर 1799, ये तीन युद्ध देखने को मिलते हैं। चौथे युद्ध में फिर जो है वो 1799 में पूरी तरीके से हार जाता है। तो आपको याद रखना है मैंगलोर, और उसके बाद में मद्रास और फिर श्रीरंगपट्टनम। अब देख लेते हैं हम अपना 20वां और अंतिम प्रश्न आज का। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। जो महाद सत्याग्रह है इसका नेतृत्व किसने किया था, हमें इस प्रश्न का जवाब देना है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है विनोबा भावे, और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। आपको बताना है महाद जो सत्याग्रह है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। 20वां प्रश्न है, ABCD 20 के साथ में टाइप कर दीजिए। आज का अंतिम प्रश्न है। आज की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम सारे लोगों ने जो प्रश्नों के जवाब दिए हैं, उम्मीद है आपको कुछ नए प्रश्न जरूर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ नया जरूर जानने को, कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिला होगा। और आप सब लोग इस लाइव क्लास से जुड़े और तमाम सारे प्रश्नों के आंसर दिए, इसके लिए मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। जिन लोगों के प्रश्नों के जवाब सही हुए हैं वो निश्चय ही शुभकामनाओं के पात्र हैं, और जिन लोगों के प्रश्नों के जवाब किसी कारणवश गलत नहीं हुए हैं
उन्हें ज़रा सा भी किसी प्रकार का जो आत्मविश्वास में कमी है वो महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को थोड़ा-सा और देखने की कोशिश करें और गहराई में समझने की कोशिश करें। चीज़ों को हम कर सकते हैं, ऐसा हमेशा यकीन रखें। 20वें प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं, फिर आज की लाइव क्लास को यहीं से खत्म करेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाद जो सत्याग्रह है इसका नेतृत्व भीमराव अम्बेडकर जी ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह जो सत्याग्रह था यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। तो महाद जो सत्याग्रह है इसका संबंध है भीमराव अंबेडकर जी से। यह था हमारा आज का 20वां और अंतिम प्रश्न। तो आज की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव क्लास। थैंक यू।